पहले उस युद्ध की जिसमें भारत के जवानों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। पूरे देश में आज करगिल दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या तमाम देशवासी, तमाम लोगों ने करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की, शहीदों को याद किया। इन सब के बीच में पाकिस्तान पर निशाना भी साधा गया। पूरे देश में करगिल शहीदों को करगिल दिवस के मौके पर आज याद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर निशाना, कहा दुष्टों का स्वभाव हर किसी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय दिवस पर शहीद जवानों को आज याद किया गया। 21 साल आज पूरे हुए और 21 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान के उन जवानों को, उन सैनिकों को खदेड़ दिया था जिन्होंने नापाक हरकत की थी, जिन्होंने भारत पर, या यूं कहें, कहा तो जा रहा था कि कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन करगिल पर हमला किया गया था, करगिल में युद्ध किया गया था। हां, उस युद्ध में भारत के जवानों ने, जाबाजों ने पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया था और आज उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो शहीद हुए थे। आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज कारगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। साथियों, उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीरता के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। मैं देख रहा हूं कि आज देश भर में लोग कारगिल विजय को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करेज इन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए करगिल दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और दो टोक पाकिस्तान को शब्द बोले। इन सब के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और यहां पर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं वेटरन्स इंडिया से जुड़े सभी पूर्व सैनिकों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
आपका संगठन वेटरन्स के बीच में लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथ ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी सैनिकों एवं देशवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। मैं आज के दिन मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले उन महान सेनानियों का स्मरण करता हूं और उन्हें शीश झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्त परिजनों को भी मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं उन बहादुर सैनिकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए। पर हमारा सौभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेना सहित समाज को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, 21 वर्ष पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है। उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सभी कार्यक्रम विपरीत परिस्थितियों में हमारी सेनाओं द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही, साथ ही यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेरणा के स्रोत भी हैं। साथियों, यह विजय दिवस किसी भूभाग विशेष को जीत लेने या उसे बचाए रखने भर की याद तक सीमित नहीं है। यह दिवस देशों के बीच हुई गोलीबारी और बारूदी युद्ध में हमारी विजय की याद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस हमारे देश के त्याग, बलिदान, साहस, समर्पण, शौर्य और संकल्प की महान परंपरा की एक महान कड़ी के रूप में दर्ज है। वहीं इन सब के बीच में रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कुछ कहा है, उसको सुनिए जरा। Attempted this misadventure, they had a sinister design and they paid for it in a very big way. And also, still, Mr. Rajnath is ready to take up any step for nation unity and soldier. Absolutely. Raksha Mantri ji, when he had visited Eastern Ladakh recently on July 17th, he had categorically said that sovereignty and territorial integrity, there will be no compromise. और उन्होंने बहुत बाखूबी कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे, और ये भी कहा कि अभी डिसएंगेजमेंट चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन हम प्रिपेयर्ड हैं और मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। मैं तो समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपना पक्ष रखा और उनके विजिट के दौरान में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया गया। तो आज वो दिन है, हम अपने जवानों के शौर्य का आज दिन है और उनके पराक्रम में का आज वो दिन है। दरअसल देखिए, आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, खास है और हमें अपनी छाती चौड़ी करने का आज दर्शाता है दिन। हमारे साथ इस वक्त आज 21 तारीख और करगिल दिवस, विजय दिवस को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयरफोर्स ऑफिसर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत आपका सर। साथ ही साथ कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत आपका भी सर।
और कुमार श्रीकांत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत आपका भी। देखिए, आज के दिन की अगर बात की जाए, अनुपम तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं। शौर्य पराक्रम को दर्शाता आज का दिन है, क्या सबसे पहले क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी सर? देखिए अब्दुल जी, दुनिया के सबसे ऊंचे जगह, सबसे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर लड़ा गया एक युद्ध, वो भी दो न्यूक्लियर कंट्रीज जो परमाणु शक्ति से संपन्न थी, और उस युद्ध को वहां पर उस दुर्गम इलाके में जीतना निसंदेह भारतीय सेना के पराक्रम को किसी और लेवल पे ले गया है। तो एक सैनिक होने के नाते मुझे उस युद्ध के विजय का हमेशा गर्व रहेगा, और इस बात का मुझे संतोष है कि 1999 में जब ये लड़ाई चल रही थी तब भारतीय वायुसेना का मैं भी एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था जी, और उसका हिस्सा, सब चीजें हमारे जहन में आज भी चस्पा है कि कैसे हम क्लोथिंग में, कैसे हमारे सैनिकों ने टाइगर हिल में दुर्गम से दुर्गम जगहों पर हमने रसद पहुंचाई, वहां पे सामान पहुंचाया, और हमारी थल सेना ने वहां पे विजय हासिल। तो निसंदेह एक बहुत ही शौर्य का दिन है, और एक सैनिक होने के नाते इस विजय पर हमें संतोष है और गर्व भी है। कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब, आप क्या कहेंगे सर आज के दिन को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन वीर जवानों को नमन करूंगा जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की बलिदान किया है। उन वीर जवानों ने उस जो 16,000 से 18,000 फीट के ऊपर पे जो लड़ाई लड़ी थी, और ये भी बात नोट करने वाली है कि उस समय जब लड़ाई अटैक हुए थे, उस समय पाकिस्तान की सेनाएं हाइट के ऊपर थी, और जस्ट नीचे से हमारे सैनिकों ने जो अटैक करके जिस बहादुरी से वापस उन क्षेत्रों को लिया है, जो कि क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप भी जानते हैं कि टाइगर हिल की जो लोकेशन है वो NH1 को ओवरलुक करती थी, वहां से वो NH1 को कभी भी किसी तक भी काट सकता था। इनफैक्ट पाकिस्तान का यही मकसद भी था कि ये, चलिए मैं सब्सिक्वेंटली लूंगा, लेकिन आज यही कहूंगा, अपने वीर जवानों को याद करता हूं, उनको नमन करता हूं कि कितनी शौर्यता से, कितनी वीरता से उन्होंने वापस एक छोटे से स्पैन के अंदर जगह वापस हासिल कर ली। ठीक है श्रीकांत, दोनों ठीक है सर, आ गया पॉइंट। और जाहिर तौर पर कुमार श्रीकांत भाई, सर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आज का दिन जो है वो शौर्य का दिन है, और जो आप कह सकते हैं भारतीय सैनिकों ने जो शौर्य की गाथा लिखी थी उसको नमन करने का दिन है और उसको सलाम करने का दिन है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के जवानों ने जो शहादत दी और अपने आप को वहां पर काबिल किया। लेकिन मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा। देखिए, आज का दिन अपने फेलियर, अपनी गलतियों से सीखने का भी दिन है। ठीक है, अगर आप कारगिल को देखिए तो कारगिल जो कुछ हुआ उसमें की दिक्कतें थी, रॉ की दिक्कतें थी, और अगर आप चाइना के इशू को भी देखें तो चाइना में भी इंटेलिजेंस रॉ की जो दिक्कत थी, तो क्यों ना हम अपनी दिक्कतों से, अपनी गलतियों से, अपनी खामियों से कुछ सीखें, दोबारा कभी कारगिल ना हो, इस तरीके से चीजों को बनाए और उन सारी चीजों से सीखें। और जो कमियां हमें कारगिल में देखने को मिले, वो भले वो हर एक उस पर हो, मोर्चे पर, ठीक है, उनसे क्या हम बेहतर सीख सकते हैं, तब यही सही शहादत को नमन होगा। ठीक है, क्या सीखा जाए और क्या सीखा है करगिल के बाद, ये समझने वाली बात है। कुमार श्रीकांत जिस तरह से कह रहे हैं, अनुपम जी अब समझते हैं चीज को। देखिए, अगर हम करगिल का जिक्र जब जब करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान की कभी हिमाकत नहीं हुई कि वो आमने सामने वार कर सके, आमने सामने लड़ सके। और पाकिस्तान की उस वक्त प्लानिंग क्या थी वो भी समझ से परे ही है, वो भी आज तक समझ में नहीं आया। वो कहता है कि वहां हथियाना चाह रहे थे हम, और किस तरह से वहां पर चीजें हुई थी और क्या करना चाह रहा था पाकिस्तान, वो आज तक समझ में नहीं आया। देखिए, जाना पड़ेगा। मुझे जवाब देना। जी जी अनुपम जी। हाँ, देखिए अब्दुल जी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो LOC का जो LOC बनी, उसके बाद जो युद्ध हुआ 1947 में, जब LOC बनी तो लद्दाख एरिया का जो बल्टिस्तान इलाका था वो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, और वहां पर एक रेखा खींच दी गई और ये कहा गया कि भाई इसके दोनों तरफ सेनाएं रहेंगी।
अब स्ट्रेटेजिकली वो जगह बहुत ही खतरनाक, क्योंकि वहां से आपका कारगिल कस्बा एकदम उस इलाके पर है जहां पर वो एलओसी है, उसके नजदीक। और कारगिल कस्बे से थोड़ा दूर करीब, जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया कि NH1 नेशनल हाईवे 1 वहां से गुजरता है, जो कि श्रीनगर को और लद्दाख को आपस में कनेक्ट करता है। अगर उस नेशनल हाईवे 1 पर अगर पाकिस्तान सेना काबिज हो जाती है तो उसके बाद लद्दाख हमारे देश से जमीनी तौर पर कट जाता, तो और पाकिस्तान यही चाह रहा था और इसीलिए उसने चुपके से एक खत करके वहां जी। जो एक चीज समझने वाली है ना अनुपम जी या जितेंद्र जी, आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से भी समझा सकते हैं। हालांकि कर्नल साहब देखिए, जब ऐसा नहीं लगता है कि जो करगिल हुआ वो एक तरीके से अननेसेसरी था, क्योंकि ये कहा गया कि सो कॉल्ड आजादी की बात कर रहे थे कि कश्मीर की आजादी के लिए ये किया गया है एंड ऑल, लेकिन जो करगिल है वो कश्मीर से तो अलग है, वहां पर हमला करने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरी ओर सियाचिन का अगर जिक्र करते हैं, सियाचिन की अगर बात करें तो सियाचिन से कट ऑफ करने की अगर बात करें तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर क्या प्लानिंग थी। करगिल तो अननेसेसरी लगता है ना सर। देखिए अब्दुल जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपको कर्नल साहब समझ नहीं पा रहा हूं। कर्नल साहब आप तक आवाज मिल रही है? नहीं, क्या आप सॉरी क्या सवाल रिपीट करेंगे क्या? तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ये लगता है कि करगिल जो है वो अननेसेसरी था? क्योंकि एक तरफ ये कहा गया था कि कश्मीर की आजादी, जो सो कॉल्ड आजादी है, उसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, लेकिन करगिल तो कश्मीर में ही नहीं, वो तो अलग ही है। तो करगिल तो एक तरीके से अननेसेसरी ही लगता है ना पाकिस्तान की तरफ से। देखिए मैं जवाब दूं या सब? जी कर्नल साहब आप। हेलो, आवाज मिल रही है कर्नल साहब? आवाज आ रही है सर? नहीं आवाज मैं जवाब दूं आप किसका? जी कर्नल साहब आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, मुझे नहीं पता, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैं शायद उस पर ज्यादा नहीं कह पा, लेकिन जो पहले कहा था इंट फ्लेवर की ऑल दिस थिंग, उसके ऊपर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। कि देखिए, पहली चीज हमें इंटेंशन समझना चाहिए, बैकग्राउंड समझना चाहिए कि कारगिल कैसे हुआ था। अगर आप रिकलेक्ट करें तो 1998 के अंदर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, 11 और 13 मई के बीच में 5 टेस्ट किए थे। उसी का फॉलोअप हुआ था कि 28 मई को पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यहां से हुआ स्टार्ट में। फिर क्या हुआ, अगर आप देखेंगे कि फरवरी में हमारा लाहौर अकॉर्ड हुआ, फरवरी 98 में, जहां पे लाहौर अकॉर्ड हुआ था, और ये समझौता हुआ था कि हम लोग कोई मतलब एक करेंगे, अपने एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग की बात हुई थी, अगर आप याद करें। लेकिन उसके अंदर उस टाइम जो उनका आर्मी एस्टेब्लिशमेंट था, मुशर्रफ जो उनके चीफ थे, वो शायद इससे सहमत नहीं थे। और वही एक टाइम समझौते में जहां तक मैं सही हूं सर, मुशर्रफ वहां पर आए भी नहीं थे, मुलाकात की भी नहीं थी। जब प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी, मैं कंप्लीट कर लूं? हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं फिर? जी हाँ, तो क्या मुशर्रफ ने क्या, अगर उसी टाइम अगर आप देखेंगे, उन्होंने क्या इसके ऊपर इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट किया। ये महीना था आपका फरवरी का, जिस टाइम के लाहौर अकॉर्ड भी हमारा हुआ था, और फरवरी के बाद ही धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। हमको यस, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूं उनकी कि इन फ्लोर था, ये चीज उसके ऊपर स्टडी भी हुई थी, सुब्रमण्यम कमीशन भी बना था, और उसके ऊपर ये बात हुई थी कैसे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, मई के अंदर जब हमको पहली बार मई में पता चला था, जब कैप्टन सौरभ कालिया अपना पेट्रोल लेकर के गए थे, उस टाइम उनको पता चला, और उसी में इस पेट्रोल को उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। ठीक है, 2 पॉइंट बहुत ही क्रूशियल थे, जैसे पहले मैंने बताया था कि टाइगर हिल पॉइंट जो आप था, जो कि NH1 को ओवरलिक करता है, और दूसरा बटालिक सेक्टर के अंदर, क्योंकि बटालिक सेक्टर के अंदर जैसे ही आप जाते हैं, वो रोड क्या है, साउथ चाइना को कनेक्ट करती है। तो पाकिस्तान का बेसिकली एम था कि इन दोनों रोडों को कट ऑफ कर दिया जाए। अगर कट ऑफ कर देते हैं, पूरा लद्दाख कट जाता है हमारा, तो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी, और बेसिकली और इनडायरेक्टली हम इफेक्ट कहां पड़ेगा, जाके सियाचिन के ऊपर, जो कि मुशर्रफ का प्लान था। लेकिन जैसे ही पता चला हमारे आर्मी को
जिस तरह से बिल्डअप हुआ और जिस तरह से आप देखेंगे इसको रिकैप्चर किया गया, जो डोमिनेट हुआ। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब नवाज शरीफ ने देखा, देखो नवाज शरीफ और मुशर्रफ का उस टाइम काफी क्लैश चल रहा था। जब नवाज शरीफ ने देखा, यूएस प्रेसिडेंट को अप्रोच किया था बिल क्लिंटन को कि इसको किसी तरह आप रिजॉल्व कराइए, तो बिल क्लिंटन ने उनसे यही कहा था कि नहीं, पहले अपनी आप फौज को वापस करिए, एलएसी से वापस ले जाइए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। फिर अगर आपको याद होगा कि जुलाई के अंदर फिर इनका समझौता हुआ था, बिल क्लिंटन ने इनको बात कही थी शरीफ साहब को, और शरीफ साहब ने डिक्लेयर भी कर दिया था कि हम अपनी फौजों को वापस लेके जा रहे हैं। लेकिन जो उनका जिहादी ग्रुप था, जिहादी ग्रुप नहीं माना, जिहादी ग्रुप ने मना कर दिया था। और ये पहली बार किसी देश में हुआ होगा कि उन्हीं के पीएम ने उन्हीं की लाइन, जो लॉजिस्टिक लाइन थी, उसको कट ऑफ किया था, जिससे कि ये वो जाहिर करना चाहते थे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस कंप्लीट एपिसोड के पीछे नहीं है। और यही आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली इनके क्लैशेस भी हुए थे मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच में। उसका परिणाम ये हुआ था कि 12 अक्टूबर 1999 में शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा, कू हो गया था वहां पे। तो कुछ चीजें मैं उससे सहमत करूंगा, इन्फ्लुएंस जरूर हुआ था, ठीक है लेकिन सर, इसको ये चीजें क्लियर हैं। लेकिन श्रीकांत जी, एक चीज ये समझने वाली है, जो स्ट्रेटेजिक एम की अगर हम जिक्र करते हैं, वो नहीं समझ में आता कि करगिल आखिर क्यों चुना गया, करगिल में आखिर क्यों किया गया। सर थोड़ी आवाज में आपकी मुझे लगता है दिक्कत आ रही है, शायद सवाल को दोहराइए। हाँ सर, तकनीकी थोड़ी सी खामी है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस बात का जिक्र किया अभी कर्नल साहब ने भी, हम ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक एम था पाकिस्तान का, वो आखिर क्या होगा, करगिल आखिर क्यों था। अगर जियो पॉलिटिकल सवाल आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा अगर वो उस दृष्टिकोण से देखें तो उसका फायदा भी है। लेकिन मैं इसमें एक और बात आपको बोलूंगा कि देखिए, कहीं ना कहीं भारत को अब ये सोचना चाहिए कि ये तमाम तरह की जो चीजें हुई, जो या फिर आपने कारगिल का युद्ध लड़ाई या जो भी कुछ हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है। एक आयुध जो है, देश में आयुध की जो फैक्ट्रियां है, हम मेक इन इंडिया के तहत उसमें कुछ बना नहीं रहे, राइफल नहीं बन रही, एक गन नहीं बन रही, एक गोली तक नहीं बन रही है, चीजें बन नहीं रही हैं। आपका सोचिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस से लेकर RAW तक कोई काम नहीं कर रहा है, चीजें बेहतर निकल के नहीं आ रही है। कारगिल का मैं आपको याद दिला दूं, कारगिल जब हुआ तो रॉ कई इनपुट्स नहीं थे, चाइना का ये हुआ फेस ऑफ स्थिति, इस वक्त आर्मी इंटेलिजेंस और रॉ का इनपुट नहीं था। और जिन छोटे अफसरों को पता था, उन्होंने अपने सीनियर्स तक ये चीजें नहीं पहुंचाई क्योंकि उनको डर था। अब क्या हम इससे कुछ सीखे हैं अनुपम जी, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, क्या आज की तारीख में भारत का अगर जिक्र करें तो कितना हम सीखे हैं करगिल के बाद से। नहीं, कारगिल के बाद से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद से हमने अपने इंटेलिजेंस को मजबूत किया है, हमने अपनी मारक क्षमता को बढ़ाया है। देखिए, उससे हमें पता चला था कि कारगिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वहां पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट पहुंचाने की। ठीक है, हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था वहां पर। इस बार आप देख रहे हैं कि एक हफ्ता भी नहीं लगा जब पूरे के पूरे स्क्वाड्रन से इंडियन एयरफोर्स करके जाकर के लेन के ऊपर तैनात हो गए और फ्लाई करना भी शुरू कर दिए। बिल्कुल। और पहली बार ऐसा हुआ है। इस बात की प्रशंसा हमारे रक्षा मंत्री ने भी की है कि देखिए, एक हफ्ता भी नहीं लगा और सारे एयरक्राफ्ट सहित साजे सामान के सहित हम वहां पहुंचे और हमने फ्लाई कर ऑपरेशन कर दिया उस जगह। तो इन सब चीजों को हमने सीखा है कि हम कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएं। हम लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी चीज होती है कि आप दुश्मन के ऊपर कितनी तेजी से हावी होते हैं। जी, जो रिपोर्ट आई, आपको पता है वो पब्लिक डोमेन में भी नहीं आई और ना ही सेना ने, ना सरकार ने उस पर कुछ काम किया। मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि सेना ने भी काम नहीं किया। और जो खामियां हुई कारगिल को लेकर, जो शहादतें हुई कारगिल को लेकर, जो रिपोर्ट बनाई गई और उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया और सरकार ने भी उस पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया और सेना को जो मजबूत करने का काम था उस पर भी कुछ खास नहीं हुआ।
जी चलिए ठीक है, कर्नल नहीं, हम साहब कर रहे हैं। आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, कितना हम बदले हैं, कितना हमने सीख ली है? देखिए, ये जो आपने कहा पैनलिस्ट, मैं कहा शायद उनसे सहमत नहीं होऊंगा कि कुछ सीखा नहीं गया या रिपोर्ट है इसको पब्लिक नहीं किया गया। देखिए ऐसा होता है, इसके बाद ही सुब्रमण्यम कमीशन बिठाया गया था और उन्होंने बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी थी ऐसे, ठीक है। उस डिटेल रिपोर्ट के ऊपर काफी कार्रवाई हुई थी और उसी रिपोर्ट के बेस पे काफी डिस्कशन हुआ। आर्मी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग भी की है, ऐसा नहीं। अगर आपको याद हो, पहले ये ब्रिगेड जो होती थी, ये इंडिपेंडेंट ब्रिगेड होती थी 1 to 1, उसको फिर 40 कोर के अंदर लाया गया, उसको सिनर्जाइज किया गया कंप्लीट कोर के, और कंप्लीट लद्दाख सेक्टर को एक कारगिल एंड बियॉन्ड अप टू सियाचिन तक 14 कोर के अंदर रखा गया। तो ये कह देना कि, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी की गई थी, जो कारगिल वॉर के टाइम लोगों सीखा था, कि जो लॉजिस्टिक बैकअप, जब भी अभी सर ने कहा था कि जो लॉजिस्टिक बैकअप था वो उसको हमने इम्प्रूव किया। उसी के बाद बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत जी, समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सीखा है, बहुत सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हालांकि और भी अभी और कुछ सीखने की जरूरत है, और मजबूत होने की जरूरत है, और बेहतर होने की जरूरत है, और किया जा रहा है उस पर आगे काम भी। फिलहाल 5 के